मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में हिंदी विषय में कविता 6 करेंगे जिसका नाम है फूल और कांटा। शब्दार्थ करने से पहले आज हम इस कविता के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हमारी जो कविता है वो किसके बारे में है। जैसे कि आपने नाम देखा फूल और कांटा, आप इससे देख के अंदाजा लगा सकते हो कि फूल और कांटे के बारे में हमारी कविता है कि फूल क्या कैसे होते हैं और कांटे कैसे होते हैं। ठीक उसी प्रकार फूल की तुलना एक सज्जन व्यक्ति से की गई है और एक कांटे की तुलना एक दुर्जन व्यक्ति से की गई है। कहने का अर्थ यहाँ पे क्या है कि जिस तरीके से फूल सभी को अच्छे लगते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी सभी को अच्छा लगता है। और सज्जन व्यक्ति के अपने सुविचारों से जो अच्छे विचार होते हैं वो सभी के मन में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेता है, सभी को वो अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दुर्जन व्यक्ति तो कांटे की तरह सबकी आंखों में चुभता है। क्यों चुभता है? क्योंकि आपने कांटे को देखोगा कि कोई कांटा है, कांटे को क्या करते हैं, अगर आप फूल को तोड़ने की कोशिश करते तो कांटा क्या आपकी उंगली में लग जाता है। अगर उसमें कोई भी कपड़ा अड़ जाता है तो कपड़े को वो फाड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ठीक उसी प्रकार एक दुर्जन व्यक्ति भी होता है। जिस तरीके से कांटा सबकी नजरों में चुभता है उसी प्रकार से दुर्जन व्यक्ति भी सभी की नजरों में खटकता है, क्योंकि वो क्या किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। उसके बाद कभी हमें क्या बताना चाहता है कि अगर हम किसी कुल में जन्म लेते हैं, किसी बड़े कुल में जन्म लेते हैं, तो बड़े कुल में जन्म लेने से व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं होता, व्यक्ति अच्छा नहीं बनता। अगर उसके विचार उसका आचरण अच्छा नहीं होगा तो वो क्या है, चाहे कितने भी बड़े कुल में जन्म क्यों ना ले ले, वो प्रसिद्ध नहीं हो सकता, वो अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता जब तक उसके कर्म, जब तक उसका आचरण अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो हमें बताते हैं कि जो सज्जन और दुर्जन व्यक्ति है, जो फूल और जो कांटे हैं, वो एक समान वातावरण में पैदा होते हैं, एक समान वातावरण में बड़े होते हैं, फिर भी दोनों का जो रहने का और जो जीवन का जीने का जो तरीका वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो यही हमारी कविता है और इस कविता में कवि हमें क्या बताना चाहता है और इसको पूरा जानने के लिए कि समझने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। तो इसके बाद हम अपने प्रश्नोत्तर शब्दार्थ करेंगे। हमारा जो पहला शब्द है वो क्या है, हम करते हैं मेह। मेह का क्या अर्थ होता है, वर्षा या बारिश। उसके बाद हमारा है दूसरा तन। तन का क्या अर्थ है, शरीर। उसके बाद हमारा है वर वसन। वर वसन कौन से होता है, उत्तम वस्त्र। उत्तम वस्त्र कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे जो एक अच्छे वस्त्र होते हैं, जो अच्छे कपड़े होते हैं। उसके बाद हमारा है चौथा श्याम। श्याम का क्या अर्थ होता है, सांवला। सांवले का अर्थ है जो जिनका रंग गोरा नहीं होता, जो हल्के से जो थोड़े से काले होते हैं, उनको श्याम वर्ण हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या श्याम का अर्थ क्या है, सांवला। सुरशीष। सुरशीष का यहाँ पे क्या अर्थ है, देवताओं का सिर। सुर का अर्थ यहाँ पे क्या है, देवता। शीश का अर्थ यहाँ पे क्या है, सिर। उसके बाद यहाँ पे कसर। कसर का क्या अर्थ है, कमी। आगे हमारा है सातवां वसन। वसन का अर्थ यहाँ पे क्या है, वस्त्र या कपड़ा। वस्त्र को हम कपड़ा भी कह सकते हैं और वसन भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा है सदा। सदा का अर्थ क्या होता है, हमेशा। जो हमेशा जो कुछ भी चीज होती रहती है उसको हम क्या कहेंगे, सदा, हमेशा। उसके बाद हमारा है पर। पर का यहाँ पे क्या है, पक्षी के पंख। पंख यहाँ पे इसका जो है अर्थ है पंख। यहाँ पे तितली के पंख को लिया गया है कि जो कांटा है वो तितली के पंख को क्या करता है, छेद देता है, उसको चीर देता है। आगे हमारा है 10वां सोहता। सोहता का क्या होता है, सुशोभित होना। सुशोभित होना जो किसी की शोभा को बढ़ा देता है उसको हम सुशोभित होना कहते हैं। निज का क्या अर्थ होता है, निज का अर्थ होता है अपना। भोर का यहाँ पे क्या अर्थ है, भंवरा या भोरा। आपने देखोगा कि जो फूल जब खिलते हैं तो उसके ऊपर जो भंवरे होते हैं वो उसका रस पीने के लिए, उसका जो शहद समान उनको लगता है उसको पीने के लिए वो भंवरे किसके ऊपर, फूल के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। शब्दार्थ करने के बाद अब हम अपने प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। आगे हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है, फूल और कांटे के जन्म एवं पालन पोषण में क्या समानताएं हैं। यहाँ पे जो कवि वो हमसे पूछना चाहते हैं कि जो फूल और जो कांटा है उनके जन्म में और पालन पोषण में, कि उनका जन्म कहाँ हुआ है और उनका पालन पोषण, उनका देख रेख किस प्रकार की गई है, वो उनमें दोनों में क्या समानता है, कि दोनों एक समान कैसे है। हमारा जो इसका उत्तर है वो क्या है, फूल और कांटे का
पौधे से होता है। कि जो फूल और जो कांटे दोनों का जन्म कहाँ से होता है? एक ही पौधे पर होता है। कि एक ही पौधे पर फूल होते हैं, उगते हैं, और एक ही पौधे पर कांटे उगते हैं, तथा उसका पालन पोषण भी एक ही पौधे से होता है। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो उसका पालन पोषण जहाँ पर वो बड़े होते हैं वो भी क्या एक ही पौधे पर होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये हमारा एक पौधा है, इस पे क्या आप देख रहे होंगे कि इस पे एक यहाँ पे फूल भी है और इसके साथ साथ यहाँ पे कांटे भी हैं। कि जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा उसी प्रकार से क्या होगा, फूल जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बड़ा है, फिर उससे छोटा है, फिर ऊपर बहुत ज्यादा छोटे हैं। कि जिस तरीके से पौधा बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से क्या उसके फूल भी बढ़ते जाएंगे। साथ में क्या आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमारे ये कांटे हैं नीचे बहुत बड़े बड़े कांटे, कि नीचे बड़े बड़े कांटे, जिस प्रकार से पौधा बड़ा होता जाएगा ठीक उसी प्रकार से कांटे भी क्या साथ में बढ़ते जाएंगे और अपना जो फूलों के साथ वो साथ साथ उगते जाएंगे। कि आपने इसमें एक्सपेरिमेंट देखा कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे छोटे फूल हैं, फिर उससे यहाँ पे बड़े हैं, फिर उससे छोटे हैं, फिर उससे छोटे, कि जिस प्रकार हमारा पौधा बढ़ता जाएगा उसी प्रकार हमारे जो है फूल भी बढ़ते जाएंगे। कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जन्म एक ही पौधे पर होता है। आपने देखा कि फूल भी क्या है इसी पर लगे हुए हैं और जो कांटे हैं वो भी इसी पर उगे हुए हैं। कि दोनों का पालन पोषण एक जगह होता है। कि आपने देखा कि फूल भी यहाँ पर बड़े हो रहे हैं और साथ में कांटे भी बड़े हो रहे हैं। कि एक ही पौधे पर क्या हमारे फूल भी होते हैं और हमारे कांटे भी होते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीज देखकर ज्यादा समझ आएगा कि हाँ जो मैम है वो हमें क्या चीज समझाना चाहती है। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे सज्जन और दुर्जन व्यक्ति का उदाहरण ले तो वो भी सेम ही है। कि जो सज्जन व्यक्ति है वो भी परिवार में ही जन्म लेता है, वो एक माता ही उसको जन्म देती है, और जो दुर्जन व्यक्ति होता है वो भी क्या एक माता ही उसको जन्म देती है। लेकिन पालन पोषण दोनों का एक जगह होता है। कि वो कौन से गुण ग्रहण करता है, कौन सी चीजें सीखता है जिससे वो सज्जन व्यक्ति बनेगा या वो दुर्जन व्यक्ति बनेगा, ये उनके ऊपर आधारित होता है। आइए हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कांटा लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है? कि जो कांटा होता है वो कैसा व्यवहार करता है, कैसा बिहेव करता है दूसरों से। आइए उसको उत्तर करते हैं। कांटा लोगों की उंगलियों में छेद कर देता है, उनके कपड़े फाड़ देता है। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि जो कांटा है, अब अगर आप इस कांटे को देखो, ये कांटा है, अगर आप इसके ऊपर आप उंगली भी डालोगे तो एकदम से अगर जोर से आप उंगली इसके ऊपर ऐसे लग गई तो क्या होगा, आपकी उंगली छिद जाएगी। अगर आगे वो कहते हैं कि उनके कपड़े फाड़ देता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी चीज खोज कर, ये कपड़ा है, आप इसको अड़ा दो, अगर आप इसको जोर से खींचोगे तो क्या होगा, जो कपड़ा वो फट जाएगा। तो इसी तरीके से क्या कि दुर्जन व्यक्ति वो भी क्या हमेशा दूसरों को क्या हानि पहुंचाने के बारे में ही सोचता है, कभी वो दूसरों का भला नहीं करता। उसी प्रकार से कांटा है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। आगे हम अपना तीसरा प्रश्न करते हैं। फूल का तितली और अन्य लोगों से कैसा व्यवहार होता है? कि जो फूल होता है वो तितलियों से और दूसरे लोगों से वो कैसा व्यवहार करता है और कैसा मतलब बिहेव करता है। आपने पहले ऊपर पढ़ा कि जो कांटा है वो कैसा व्यवहार करता है, कि वो लोगों को हमेशा कष्ट पहुंचाने के बारे में ही सोचता रहता है। लेकिन उसके विपरीत फूल क्या करता है? आइए हम इसका उत्तर करते हैं। फूल तितलियों को गोद में लेता है, भंवरों को अपना रस देता है, कलियों को अपनी सुगंध और अद्भुत रंगों से सजा देता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा उत्तर है वो तेरा फूल तितलियों को गोद में लेता है। कि आपने देखा होगा कि जब पौधे पर बहुत सारे फूल खिल जाते हैं तो उस पे क्या तितलियां बहुत सारी आ जाती है, तो फूल क्या करता है तितलियों को अपने ऊपर बैठने देता है। वो हमेशा उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचाता। जो फूल से वो ग्रहण करना चाहते, जो रस है वो ग्रहण करना चाहते, उसको ग्रहण करने देता है, उनको लेने देता है, उनको कोई हानि नहीं पहुंचाता। उसके बाद वो कहते हैं कि भंवरों को अपना रस देता है। कि जो भंवरे होते हैं, भंवरों को क्या रस, फूलों का रस बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार भंवरे भी क्या फूलों का रस पीने के लिए फूलों के ऊपर बैठ जाते हैं, और भंवरा क्या फूल क्या हमेशा उनको खुशी खुशी से अपना रस पीने देता है। आगे कहते हैं कलियों को अपनी सुगंध और अद्भुत रंगों से सजा देता है। कि जो पौधे की जो छोटी छोटी कलियां होती हैं उनको क्या करता है, वो सुगंध अपनी जो उनकी अद्भुत जो खुशबू होती है उससे वो उनको महका देता है।
और उसके बाद वो कहता है कि अद्भुत रंगों से सजा देता है। और उससे क्या, जो पौधे को वो क्या करता है अपने रंग बिरंगे रंगों से, कि जिस कलर के फूल होंगे, आपने देखोगा कि जो फूल होते हैं वो हर कलर के होते हैं, हर प्रकार के, हर रंगों के होते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो पौधा है वो क्या करता है, हर प्रकार से उसको सुसज्जित करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार जिस प्रकार से जो फूल है वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसी प्रकार ही जो सज्जन व्यक्ति है वो हमेशा दूसरों का भला करने के लिए तैयार रहता है। वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं ये कार्य करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, ये सोचता है कि अगर मैं ये कार्य करूंगा उसका क्या होगा, किसी का भला होगा या नहीं होगा। तो सज्जन और दुर्जन व्यक्ति में भी यही फर्क होता है कि जो सज्जन व्यक्ति होता है वो हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, दुर्जन व्यक्ति हमेशा दूसरों की बुरा करने के लिए तैयार रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।